आज पृथ्वी पे लाइफ मौजूद है जिसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक बहुत ज़रूरी कारण है ओजोन लेयर का होना। देखो, धरती के ऊपर एक इनविजिबल सेफ्टी शिल्ड होता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। यह कोई मोटा दीवार नहीं, बस हवा का एक हिस्सा है जिसमें ओजोन गैस यानी O3 ज़्यादा होती है। यह लेयर हमें सीधी दिखती तो नहीं है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। सन से जो तेज किरणें आती है, खासकर यूवी रेडिएशन, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ओजोन लेयर उन्हीं खतरनाक किरणों को रोकने का काम करती है। सन की यूवी रेज तीन तरह से होती है: यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इनमें से यूवी ए तो थोड़ी बहुत धरती पे आ जाती है, लेकिन यूवी बी और यूवी सी वो बहुत नुकसान करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओजोन लेयर उनका ज़्यादातर हिस्सा और लगभग पूरी तरह से ऊपर ही रोक देती है। अगर ये लेयर ना हो तो सोचो, धूप में कुछ मिनट खड़े होने से ही स्किन जलने लगेंगे, आइज को नुकसान होगा और बॉडी के अंदर डीएनए तक खराब हो सकती है। ये सिर्फ इंसान की बात नहीं है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है और समुद्र में रहने वाले छोटे जीव जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स मर सकते हैं। और ये छोटे जीव पूरे मराइन फूड चेन की शुरुआत होती है। अगर आप किसी फूड चेन में से शुरुआती चीज ही हटा दो तो पूरी की पूरी फूड चेन ही खत्म हो सकती है। तो ये जरूरी है कि ओजोन लेयर का होना। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर बनती कैसे है। क्या किसी ने इसे बनाया है? नहीं, ये पूरी तरह से नेचर का प्रोसेस है, जो सन और ऑक्सीजन की मदद से बनता है। देखो, हमारी हवा में नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, जिसे फिर बनता है O+O2 यानी एक ऑक्सीजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि बनाता है O3 यानी ओजोन बनता है। यह प्रोसेस लगातार चलते रहता है। सन ऑक्सीजन बनाने में, ओजोन बनाने में भी मदद करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन ओजोन को तोड़ भी देता है। मतलब ओजोन लेयर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये हर समय बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। नेचर इस बैलेंस को मेंटेन करता रहता है। इसे पूरी तरह से, इस प्रोसेस को हम साइंस में ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ओजोन इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है क्योंकि वहाँ यूवी रेडिएशन की सही मात्रा पहुँचती है और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। देखो, हमारे पृथ्वी में एक एटमॉस्फेयर होता है जिसके बहुत सारा लेयर्स होता है। बहुत सारे लेयर्स में हमारे एटमॉस्फेयर बना होता है, जिसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर भी आता है और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद होता है। और एक और बात, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में ना होकर इसके नीचे हो तो वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन यानी कम होने की। ओजोन लेयर नेचर खुद बनाती रहती है, तो फिर ये डिप्लीट यानी कम क्यों होते रहता है? देखो, असल में ओजोन लेयर का बैलेंस बहुत नाजुक होता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ओजोन को बहुत तेज़ी से तोड़ देते हैं और यही ओजोन डिप्लीशन की सबसे बड़ी वजह बनती है। सबसे डेंजरस केमिकल्स है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह पुराने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और फोम बनाने वाले प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं और उसी से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। जब ये गैसेस हवा में छोड़ दी जाती है तो ये तुरंत नुकसान नहीं करते। ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती रहती है और आखिरकार स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ ओजोन मौजूद होता है वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर सन की यूवी रेडिएशन में इन गैसों को तोड़ देती है। जब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटता है तो इनमें से क्लोरीन एटम बाहर आता है और ये क्लोरीन ओजोन के लिए बहुत बड़ा दुश्मन होता है। क्लोरीन ओजोन के साथ जुड़कर एक क्लोरीन ऑक्साइड बना देता है और ये क्लोरीन ऑक्साइड वापस यूवी रेडिएशन के चपेट में आके क्लोरीन अलग हो जाता है और यही क्लोरीन बार बार ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाते रहता है। यानी एक क्लोरीन बार बार ओजोन को डिस्ट्रॉय करता रहता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक क्लोरीन मिलियंस ऑफ ओजोन को ख़त्म कर सकता है। और इसी तरह से कुछ और गैसेस भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, जैसे हेलोन्स, नाइट्रोजन गैस और कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस। अब हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, कहीं कहीं ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो सबसे पहला असर सीधा सन की डेंजरस यूवी रेडिएशन का पड़ेगा। यानी सबसे पहले बात इंसान की, अगर यूवी बी और यूवी सी ज़्यादा मात्रा में सरफेस पे पहुंचने लगेंगे तो धूप में थोड़ा समय बिताना भी रिस्की हो सकता है। स्किन जल्दी जल सकती है और लंबे समय में स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। आइज़ पर भी असर पड़ता है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जल्दी से हो सकता है, विजन कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ सकता है और बीमारियां जल्दी पकड़ सकती है। अब प्लांट्स और क्रॉप्स को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ही ख़राब कर देती है। और जैसे कि हमने पहले बात किया, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स को ये नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पूरी की पूरी सी फूड चेन ही खराब हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा कहाँ और क्यों होता है। देखो, क्या ओजोन लेयर पूरी धरती पे बराबर कम होते रहते हैं? नहीं, धरती पे बराबर कम नहीं होते रहती है। मतलब ये कहीं कहीं ही कम होती है। जैसे कि अंटार्कटिका रीजन में, अंटार्कटिका के ऊपर हर साल एक फेनोमेनन देखा जाता है जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। अब ओजोन होल सुनने से तो लगता है कि पूरा का पूरा ओजोन में एक छेद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जगह पे ओजोन बहुत पतला हो जाता है, छेद नहीं होता है, वहाँ पे बहुत पतला हो जाता है, जिससे ओजोन होल का प्रक्रिया लगता है। ये प्रॉब्लम अंटार्कटिका में ज़्यादा क्यों होता है? इससे इसके पीछे कुछ खास रीज़न है। सबसे पहला कारण है वहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। अंटार्कटिका के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इतने ठंडी में एटमॉस्फेयर खास तरह से बादल बनाते हैं, जैसे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड (PSC) कहा जाता है। ये क्लाउड देखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीशन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यह क्लाउड इस सरफेस पे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन कंपाउंड, वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदल जाते हैं। यानी पहले तो सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन फिर सक्रिय बन के ओजोन को बर्बाद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन का क्लाइमेट और वेदर पर क्या असर पड़ता है। अगर ओजोन कम होने लगे तो इसका असर हमारे वातावरण और ये वेदर पे क्या असर पड़ेगा इसका। जैसे कि हमने पहले देखा कि ओजोन लेयर क्लाइमेट को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। मतलब ये ना तो अर्थ को गर्म रखती है, ना ही ठंडा। लेकिन ओजोन डिप्लीशन का असर इनडायरेक्ट वे में क्लाइमेट और वेदर पर पड़ सकता है। जब ओजोन लेयर कम होती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में कम यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर गिरने लगेंगे, यानी ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। जब ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो हवा का फ्लो, विंड पैटर्न में बदलाव आने लगता है। इससे जेट स्ट्रीम और लार्ज स्केल विंड सिस्टम थोड़ा शिफ्ट हो सकती है। पोलर रीजन में इसका असर ज़्यादा साफ दिखता है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से पोलर वॉर्टेक्स और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिससे कोल्ड एयर लंबे समय तक पोलर रीजन में ही फंसी रह सकती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि कुछ जगहों पे अनयूजुअल कोल्ड विंटर दिख सकते हैं और कुछ जगहों पे वेदर पैटर्न नॉर्मल से अलग बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं, क्या हम ओजोन लेयर को फिक्स कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, और हमने पहले भी ऐसा किया है। इसका बड़ा कदम दुनिया ने लिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1987 यानी 1987 में शुरू हुआ था। इसका उन केमिकल्स को रोकना जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, खासकर CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस एग्रीमेंट में लगभग पूरी दुनिया के देश शामिल हुए और धीरे धीरे CFC का यूज बंद करना शुरू किया। इसका असर सच में दिखने को मिला है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ओजोन लेयर अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। रिकवर बहुत स्लो है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है।
लेकिन यहाँ तो इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। ओजोन लेयर को फिक्स करना किसी टूटी चीज़ को जोड़ने जैसा नहीं है। हम सीधा जाकर ओजोन को बना नहीं सकते। हम सिर्फ हार्मफुल केमिकल्स को रोक सकते हैं और बाकी काम नेचर को खुद पे छोड़ सकते हैं, ताकि वो खुद को बना सके, यानी रिपेयर कर सके। फ्यूचर में कुछ रिसर्च चल रही है, जैसे ओजोन फ्रेंडली कूलिंग टेक्नोलॉजीज, लो इमिशन फ्यूल, बेटर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। अगर हमने ओजोन प्रोटेक्शन को नज़रअंदाज कर दिया तो क्या होगा? अब ज़रा फ्यूचर्स के बारे में सोचो। अगर हम मान लें कि ओजोन लेयर अब ठीक हो रही है और प्रोटेक्शन पे ध्यान ना दे या ध्यान देना छोड़ दे, तो इसके परिणाम काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर हार्मफुल केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सिमिलर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस दोबारा ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे, तो ओजोन का रिकवरी प्रोसेस रुक सकता है। रुक ही क्या सकता है, वो और नीचे जा सकता है। इसका सीधा मतलब होगा सन की यूवी रेडिएशन फिर से ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे पहुँचने लगेगा। इसका असर तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे दिखेगा। स्किन प्रॉब्लम बढ़ेगी, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ेगा और आँखों में जुड़ी बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं। एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ेगा। क्रॉप्स यूवी रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर यूवी एक्सपोजर बढ़ा तो क्रॉप यील्ड कम हो सकती है, जिससे फूड स्कार्सिटी पर असर पड़ सकता है। ओशियन इकोसिस्टम भी सेफ नहीं रहेगा। जैसा कि हमने पहले जाना, फाइटोप्लैंक्टन्स यूवी रेडिएशन से इजीली डैमेज हो सकती है, जिससे पूरी की पूरी मराइन फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है और इसका सीधा असर हमारे फिश इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओजोन डिप्लीशन क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली कॉज नहीं करता, लेकिन अगर इन्वायरमेंट पहले से स्ट्रेस में है तो ये प्रॉब्लम की और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क क्या है। बहुत लोग ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है और इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स भी अलग हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर का मेन काम है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देना। जब ओजोन कम होंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर हीट की नहीं होती है, बस रेडिएशन एक्सपोजर की होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजनस ऑक्साइड। ये गैसेस अर्थ की हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन इनडायरेक्ट है। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ओजोन को भी नुकसान पहुंचाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ाती है, लेकिन प्रॉब्लम खुद अलग अलग है। यानी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर दोनों अलग अलग। अब एक और क्वेश्चन उठता है, क्या ओजोन लेयर अपने आप पूरी तरह से रिकवर हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसमें हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे वैसे केमिकल्स या फिर गैसेस हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करने होंगे जिसमें क्लोरीन हो, या फिर वैसे केमिकल्स जो ओजोन लेयर को ख़त्म करने में इस्तेमाल होते हों या फिर कारण बने। इसका मतलब यह है कि भले ही आज इमिशन बंद कर दिए जाए, पुराने गैसेस अभी भी ओजोन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें पुराने गैसेस बिल्कुल ही ख़त्म करने पड़ेंगे, यानी यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि पुराने रेफ्रिजरेटर्स या फिर एसीज। इलीगल सीएफसी इमिशन रोकने के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी से खुद ओजोन लेयर बना सकते हैं? मतलब मशीन या केमिकल से ओजोन लेयर तैयार करके एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। टेक्निकली इंसान ओजोन बना सकता है। लैब्स और इंडस्ट्री में ओजोन जनरेटर नाम की मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑक्सीजन को तोड़ के ओजोन बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैब में ओजोन बनाना और पूरी ओजोन लेयर बनाना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो अर्थ से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। इसकी ऊंचाई इतनी ऊंचाई पर ओजोन को पहुंचाना और
सही जगह पे स्टेबल रखना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओजोन गैस खुद बहुत अनस्टेबल होती है। अगर इसे नीचे एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर से में छोड़ दिया जाए तो ये पॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगती है और लंग्स के लिए हार्मफुल होती है। कुछ साइंटिस्ट ने थियोरेटिकल आइडिया दिए हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट से ओजोन रिलीज करना, स्पेशल केमिकल्स रिएक्शन ट्रिगर करना, लेकिन अभी तक ये आइडिया सेफ और प्रैक्टिकल साबित नहीं हुआ है। असल में सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ओजोन को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश ना करके इसे नेचुरली रिकवर करने देना। ओजोन लेयर कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये हमारी धरती की नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें सन की डेंजरस यूवी रेडिएशन से बचाती है। अगर ये शील्ड कमज़ोर हो गई तो इसका असर सिर्फ इन्वायरमेंट पे नहीं बल्कि सीधे हमारे हेल्थ, फूड सप्लाई और फ्यूचर जनरेशन पर पड़ेगा।